मिहिर की शादी वर्षा से हुई तो वो अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी के लिए कमाने कोलकाता चला गया। तो पीछे से वर्षा लड़कों को घर बुलवाने लगी। तो माँ ने उसे पकड़ लिया तो वर्षा ने आशिक के साथ मिलकर माँ के मुंह और आंखों में गर्म कोयला डाल दिया और उसे अंधा और गूंगा कर दिया। और फिर खुलेआम अय्याशियाँ करने लगी और मिहिर को बताया कि माँ का एक गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है और वो गूंगी अंधी हो गई हैं। लेकिन जब मिहिर ये सुनकर घर भागा तो वर्षा के होश उड़ गए। जब माँ ने मिहिर को एक मोबाइल पकड़ाया तो उसमें मिहिर शादी की रात जब अपने कमरे में आया तो अपनी सुंदर पत्नी को देखकर दंग रह गया। वर्षा बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी लेकिन थी बेसहारा। मिहिर ठीक ठाक शक्ल का था लेकिन रंग दबा हुआ था, इसलिए जैसे ही उसने अपना हाथ वर्षा के सफ़ेद दूधिया हाथ पर रखा तो घूंघट में बैठी वर्षा ने जब काली रंगत वाला हाथ देखा तो झट से अपना हाथ पीछे कर लिया। वर्षा की इस हरकत पर मिहिर ने उसे हैरत से देखा, जो कि अब अपना घूंघट खुद ही उठाकर मिहिर को देख रही थी। देखते ही देखते वर्षा पीछे हट गई और दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रोने लगी। ये देखकर मिहिर परेशान सा हुआ था। ये उस वक्त की बात है जब लड़का लड़की का शादी से पहले एक दूसरे को देखना इतनी आम बात न थी। बस घर के बड़े ही रिश्ते तय करते थे। मिहिर को सबसे पहले यही लगा कि शायद उसके काले रंग को देखकर वर्षा ऐसे रो रही है। इस एहसास ने तो मिहिर को अजीब सी हालत में गिरफ्तार कर दिया था। मिहिर उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि क्या तुम्हारी चाची ने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया था? क्या तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी गई थी? उसने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे से हटाए। पूरा चेहरा आंसुओं से तरबतर था। कहने लगी, क्यों? आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? वो कहने लगा, शायद मैं तुम्हें पसंद नहीं आया। ये बात मिहिर ने बड़ी मुश्किल से की थी। सच बात तो यही थी कि वर्षा उसके काले रंग को देखकर रोने लगी थी। उसने तो कोई और ही सपने अपनी आंखों में सजाए थे, लेकिन अब इस बात को जाहिर करती तो ज़रूर अपनी ही ज़िंदगी को मुश्किल में डाल देती। उसकी चाची ने तो विदाई से पहले ही कह दिया था कि वापसी की राह मत लेना, अपने ससुराल में ही हमेशा रहना। वो कहने लगी, नहीं, ये बात नहीं है, बस शादी का मौका है, मुझे अपने माँ बाप की याद आ गई। ये बात कहकर वर्षा ने बात बदली थी और मिहिर ने भी सुकून का सांस लिया था। फिर उसके पास बैठकर उसके दोनों हाथ को पकड़कर उससे कहने लगा कि ये तुम्हारा घर है। मेरी माँ को तुम अपनी माँ समझोगी तो तुम्हें भी माँ की कमी महसूस नहीं होगी और मेरी माँ को भी एक बेटी मिल जाएगी। वर्षा आंसू बहाते हुए हाँ में सर हिलाने लगी। दुख तो इस बात का था कि उसे मिहिर पसंद ही नहीं आया था। उसकी सुंदरता के तो उसके मोहल्ले में लाखों दीवाने थे। वर्षा बेशक अनाथ थी, चाचा चाची के साथ रहती थी, लेकिन चाची उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव रखती थी क्योंकि उनकी अपनी कोई बेटी न थी, दो बेटे थे। जब वर्षा के माँ बाप एक हादसे में मौत का शिकार हो गए तो चाची उसे इस इरादे से अपने घर लाई थी कि अपने भांजे से उसकी शादी करा देंगी। लेकिन जब वो अपने गांव से चाची के गांव में आई तो उसकी सुंदरता के चर्चे भी गांव में फैलने लगे। कुछ वो थी भी बहुत हसीन और कुछ अदाएं भी बहुत दिखाती थी। अपने सुनहरे लंबे बाल खोले दरवाजे पर खड़ी हो जाती और हर आने जाने वाले लड़कों को मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखती। आसपास वाले जितने भी घर थे वहां के लड़के छत पर चढ़कर वर्षा को इशारे किया करते थे। बजाय अपना दुपट्टा ठीक से ओढ़कर कमरे में जाने के वो उन्हें मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखती थी। उनके इशारों का जवाब भी इशारों से देती थी। यही वजह थी कि बहुत कम समय में पूरे मोहल्ले के लड़के आपस में वर्षा की बातें करने लगे थे। ये खबर चाची के भांजे तक भी पहुंच गई थी। जब चाची ने अपने भांजे से वर्षा के लिए शादी की बात की तो उसने मना कर दिया। कहने लगा, मोहल्ले के हर आवारा लड़के की जुबान पर वर्षा का नाम है, मैं ऐसी लड़की के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता। धीरे धीरे वर्षा की हरकतें चाची पर भी खुलने लगी। वो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, ना ही काम करती थी। हर वक्त या तो वो आंगन में बैठी सामने छत पर खड़े लड़कों को देखती रहती या फिर छत पर चली जाती। अगर उसकी चाची उससे काम का कहती तो लड़ने लगती, रोने लगती, अपने चाचा से शिकायत करने लगती कि मैं अनाथ हूँ इसलिए चाची मुझसे सारे घर के काम करने के लिए कहती हैं। चाचा को भी अपनी भतीजी से बड़ा प्यार था, इसलिए अपनी ही पत्नी पर डांट डपट करने लगते कि तुम्हें शर्म नहीं आती अनाथ भतीजी पर जुल्म करते हुए। चाची बहुत सीधी औरत थी, इसलिए उसने वर्षा से काम कहना ही छोड़ दिया था। लेकिन एक बार जो मामला हुआ उसने तो चाचा चाची के भी होश उड़ाकर रख दिए। रात के वक्त चाची की आंख खुली तो वह पानी पीने के लिए आंगन में आई तो सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। वहां एक लड़का खड़ा था जिससे वर्षा धीमी आवाज में बातें कर रही थी और वो दोनों आपस में चिपके हुए थे। ये देखकर चाची ने उस लड़के को भी डांटा और वर्षा का तो चाची को देखकर रंग ही उड़ गया। शोर की आवाज सुनकर चाचा और दोनों बेटे भी बाहर आ गए। वर्षा की बदचलनी सबके सामने आ गई थी। उसके चाचा तो सिर पकड़कर बैठ गए, लेकिन वर्षा को अपने किए पर कोई अफसोस न था। उसकी चाची रोने लगी, कहने लगी कि ये लड़की तो हमें पूरे गांव में बदनाम करके रख देगी
और मेरा भांजा इससे किसी तरह भी शादी करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द इसका रिश्ता देखो और इसकी शादी कर दो। चाचा ने उसका रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। इन्हीं दिनों मिहिर की माँ भी मिहिर के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। उन्होंने जब वर्षा को देखा तो उसकी सुंदरता पर मर मिटी। फिर चाची ने मिहिर के घर की तारीफें भी बहुत की थीं। ऐसे बताया जैसे कि मिहिर बहुत ही ज्यादा अमीर लड़का है। इसलिए वर्षा भी खुशी खुशी इस रिश्ते पर तैयार हो गई। उसने चाची से कहा कि वो मिहिर को शादी से पहले एक बार देखना चाहती है, लेकिन चाची ने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं, शादी के बाद मिहिर की दुल्हन बन जाओगी तो उसे देखती रहना। चाची ने उसे ये नहीं बताया था कि मिहिर देखने में हैंडसम नहीं है, लेकिन शादी की रात मिहिर को देखकर वर्षा अपना संयम खो बैठी थी। लेकिन खैर, शुरू शुरू में उसने अपना बर्ताव मिहिर और अपनी सास से बहुत अच्छा रखा। मिहिर अपनी माँ की इकलौती औलाद था, कोई बहन भाई न था। बाप की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए बाप की किराने की दुकान मिहिर की ही संभाल रहा था। घर में किसी चीज की कोई कमी न थी, वो किसी गलत संगत में भी नहीं था। फिर भी वैसे वर्षा को मिहिर एकाक नहीं भाता था। वो मिहिर से दूर रहने के बहाने ढूंढती थी। उसके सामने तो उससे कुछ भी नहीं कहती थी, लेकिन उसके पीछे से नाक मुंह चढ़ाती और दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहती और ये सोचती रहती कि कैसे मिहिर से जान छुड़ाई जा सके। उसे एक आइडिया आया जिससे वो उससे दूर रह सकती थी। एक बार उसने मिहिर से कहा कि किराने की दुकान से तुम्हारा कभी भी कुछ नहीं बनेगा। ये बात सुनकर मिहिर कहने लगा कि मेरे पापा ने यही काम किया है और मैं भी इसी काम से घर चला रहा हूँ। हमारे घर में किसी चीज की कमी तो नहीं है। वर्षा कहने लगी कि तुम्हें शहर जाना चाहिए, शहर जाकर काम करोगे तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। गांव में रहकर तुम सारी जिंदगी किराने की दुकान में ही बैठे रहोगे। कल को हमारे बच्चे होंगे तो कितनी मुश्किल होगी उन्हें पालने में। शहर में अपने पैर जमाओ ताकि हम भी तुम्हारे साथ शहर में जाकर जिंदगी गुजारें। गांव की जिंदगी भी क्या कोई जिंदगी है? मिहिर भी वर्षा की बात सुनकर उसी बात पर सोचने लगा। जब मिहिर ने इस बारे में अपनी माँ से बात की तो उसकी माँ परेशान हो गई, फौरन मना कर दिया। कहने लगी कि नहीं नहीं, तो मेरा इकलौता बेटा है, मैं तो तुझे एक मिनट के लिए भी अपनी आंखों से दूर ना करूं। यहाँ तो गांव में किराने की दुकान पर बैठता है तो मुझे तसल्ली होती है कि तू उसी गांव में ही है। घर में 2-3 बार चक्कर भी लग जाता है तो मेरे दिल को तसल्ली रहती है। अगर तू शहर चला गया तो फिर महीनों यहाँ चक्कर नहीं लगाएगा और मेरी बूढ़ी आंखें तेरी शक्ल देखने के लिए तरस जाएंगी। माँ की बात सुनकर मिहिर भी परेशान सा हो चुका था, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, इसलिए उसने यही फैसला किया कि वो शहर नहीं जाएगा। जब इस बारे में आकर उसने अपनी पत्नी को बताया कि माँ नहीं मान रही, तो वर्षा ने तो जैसे शोर मचा दिया था। कहने लगी कि हर माँ ऐसा ही कहती है, उनको आदत नहीं है ना आपके बगैर रहने की, इसलिए ऐसा कहती हैं। अगर आप वहाँ रहोगे तो धीरे धीरे खुद ही आदी हो जाएंगी। क्या आपको मेरी और हमारी आने वाली औलाद के भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं है? ये सुनकर तो मिहिर भी सोच में पड़ चुका था। खैर, जब उसने अपनी माँ को इस बारे में बताया और माँ को भी जब पता चला कि बेटा भी यही चाहता है कि दूसरे शहर जाकर काम करे, तो बड़ी मुश्किल से ही सही उसने मिहिर को अनुमति दे दी थी। मिहिर अपने एक दोस्त के साथ कोलकाता शहर चला गया। 1 हफ्ते तक वो वहीं रहा था। वर्षा ने अपनी सास की बहुत सेवा की ताकि सास भी खुश रहे। 1 हफ्ते बाद मिहिर वापस आया तो काफी खुश था। कहने लगा कि माँ, मुझे वहां पर एक बड़े सुपर स्टोर में काम मिल गया है, सैलरी भी अच्छी है, मगर माँ मुझे वहीं रहना पड़ेगा। मैं महीने में सिर्फ 2 दिन ही छुट्टी लेकर यहाँ आ पाऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करिएगा, मैं जल्द ही आपको वर्षा को वहां बुला लूंगा। ये सुनकर माँ बड़ी बेचैन सी हुई थी, मगर बेटा कामयाबी पाने जा रहा था, इसलिए वो चुप हो गई और बेटे को आशीर्वाद देकर विदा करने लगी। जब मिहिर सामान पैक करके घर से जाने लगा तो वर्षा फूट फूट कर रोने लगी। ये तो बस उसका ड्रामा था, जबकि दिल ही दिल में तो वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उसकी खुशी की तो कोई हद नहीं थी कि मिहिर जैसे काले पति से उसकी जान छूटने वाली थी। मिहिर का भी पत्नी को देखकर दिल बहुत उदास हो रहा था। वो तो अपनी पत्नी के सदके वारी जा रहा था कि वो तो इतनी खूबसूरत है, फिर भी उसकी पत्नी उससे कितना प्यार करती है। मगर सच्चाई क्या थी ये तो सिर्फ भगवान ही जानता था। मिहिर वहां से चला गया तो उसके जाते ही वर्षा ने सुख का सांस लिया। वो अपने कमरे में ऐसी घुसी कि दोबारा बाहर ही ना निकली। दिन का समय था और सास को भूख भी लग रही थी। वो बार बार वर्षा को आवाज दे रही थी कि बेटा आकर खाना बना दो, आज क्यों इतनी देर कर रही हो, कहीं सो तो नहीं गई? कुछ ही देर बाद वर्षा कमरे से बाहर निकली तो सास की तो जैसे आंखें फटी की फटी रह गई थीं, क्योंकि वो बिल्कुल तैयार नया सूट पहनकर बाल कंधों पर फैलाए तैयार खड़ी थी। ये देखकर सास हैरान रह गई। वो कहने लगी कि खैरियत है बहू, क्या तुम अपने मायके जा रही हो जो इतनी तैयार हो? क्योंकि उन्होंने आज तक वर्षा को मिहिर के लिए इतना तैयार नहीं देखा था जिस तरह तैयार वो उसे अब देख रही थी। ये सुनकर फौरन वर्षा मुस्कुराई और कहने लगी कि नहीं माँ, बस ऐसे ही दिल किया कि जरा तैयार रहूं, बन सवर कर रहूं, ताकि पता तो चले कि मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए जरा नया सूट पहन लिया। क्या आपको मैं ऐसी तैयार अच्छी नहीं लग रही?
ये सुनकर सास ने फौरन सर झटक दिया, कहने लगी कि नहीं नहीं, बहुत प्यारी लग रही हो, मगर कभी मेरे मिहिर के लिए तो इतना तैयार नहीं हुई। सास की ये बातें पूरी तरह से अनदेखा करती हुई वो आंगन में बिछी चारपाई पर टांग चढ़ाए बैठकर अपने नाखून काटने लगी थी। सास ने जब उसे खाना बनाने को कहा तो वो मुंह चढ़ाकर कहने लगी कि मैं इतनी तैयार होकर बैठी हूँ कि अब मैं खाना बनाती हुई अच्छी लगूंगी। सास तो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये वही वर्षा है जिसकी उनके सामने कभी जुबान से शब्द नहीं निकलते थे। खैर वो खुद ही उठी और जाकर किचन में खाना बनाने लगी। तभी पड़ोस की छत पर एक दो लड़के आए। जैसे ही उनकी नज़र वर्षा पर पड़ी तो फौरन उन्होंने नज़रें फेर ली और दीवार से पीछे हट गए, क्योंकि वो जानते थे कि ये हो न हो मिहिर की पत्नी ही होगी। वो तो ये समझ रहे थे कि वर्षा भाभी उन्हें यूं ताका झाकी करते हुए देखकर फौरन वहां से उठ जाएंगी। मगर जब उन्होंने देखा कि वर्षा तो उनकी तरफ ही देखकर अपनी अदाएं दिखा रही है तो वो तो जैसे आज़ाद हो चुके थे। अगले ही पल दीवार के साथ खड़े मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखने लगे और वर्षा भी उन्हें मुस्कुरा कर देखने लगी और नखरीले से अंदाज में अपने नाखून काटते हुए चोर नजरों से उन्हें देखती रही। तभी सास जब किचन से निकलकर बाहर वर्षा को बुलाने आई तो सामने छत पर लड़कों को देखा। लड़के भी वर्षा की सास को देखकर फौरन दीवार से पीछे हो चुके थे। सास वर्षा से कहने लगी, वर्षा चल अंदर आ, तुझे नजर नहीं आ रहा वो सामने छत पर लड़के खड़े हैं? तुझे पता है तू कितनी सुंदर है, इसलिए खुद को छुपा कर रखा कर। वर्षा ने ये सुना तो फौरन अपना पल्लू ठीक करते हुए कहने लगी कि वो तो मैं नाखून काटने में बिजी थी, मुझे पता ही नहीं चला कि इधर कोई लड़का भी खड़ा है। उसने बहाना बनाया था और सास भी यकीन कर चुकी थी। मगर कुछ दिन बाद जैसे जैसे सच्चाई खुलकर सास के सामने आई तो सास तो जैसे अपना सर पकड़कर बैठ चुकी थी। दोपहर का समय था और चिलचिलाती धूप थी। सास गर्मी से तंग आई हुई अपने कमरे में सो रही थी जब उन्हें आंगन से खुसुर पुसुर की आवाज आने लगी। ऐसा लगा जैसे आंगन में कोई खड़ा बात कर रहा हो। पहले तो उन्होंने यही समझा कि हो सकता है मिहिर से वर्षा बात कर रही हो। वो इस आशा से उठी कि जरूर बेटे का फोन आया होगा, मगर जैसे ही उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखा तो उनके तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी, क्योंकि सामने वर्षा मोहल्ले के लड़के के साथ बड़ी हंस हंसकर बातों में लगी हुई थी। वो दोनों हंस हंस कर बात कर रहे थे और वर्षा ने उस लड़के का हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ रखा था। जैसे ही उसने सास को देखा तो फौरन उसका हाथ छोड़ चुकी थी। सास तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि ऐसा कदम भी वो उठा सकती है। वह गुस्से से बाहर आई और उस लड़के को पकड़ने लगी, मगर वो तो फौरन भागकर जा चुका था। वो लड़का इस मोहल्ले का ही था, कितनी ही लड़कियों से चक्कर चला चुका था और शक्ल से भी अच्छा खासा सुंदर था। बेचारी मासूम लड़कियां उसके झांसे में फंस जाया करती थीं। सास वर्षा को थप्पड़ मारते हुए कहने लगी, बेशरम लड़की, तुझे शर्म नहीं आई? अपने पति की अनुपस्थिति में यूं दिन दहाड़े लड़के के साथ खड़ी बातें कर रही है। अरे तुझे कीड़े पड़े, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तू ऐसी भी निकल सकती है। उन्होंने वर्षा को बहुत बातें सुनाई थीं और वर्षा भी चुपचाप से मारे डर के उनकी हर बात सुन रही थी। वो सोचने लगी कि अगर सास ने मिहिर को बता दिया तो फिर क्या होगा। कुछ ही देर बाद उसके मोबाइल पर उसके आशिक का फोन आया जो उससे इस बारे में पूछने लगा। वर्षा तो मारे डर के रोने लगी, कहने लगी कि मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, अगर मेरी सास ने मिहिर को बता दिया तो क्या होगा। ये सुनकर वो लड़का हंसकर कहने लगा, तुम जितनी सुंदर हो उतनी ही भोली भी हो। अरे उस बुढ़िया से डर रही हो, तुम्हें तो उसे डरा धमका कर रखना चाहिए। ये बातें सुनकर तो सचमुच वर्षा दिल ही दिल में सोचने लगी थी। दूसरे कमरे से उसे अपनी सास की आवाज आई थी जो अपने बेटे से बात कर रही थी। उसके दिमाग में तो जैसे खतरे की घंटियां बजने लगी थी। फौरन भाग कर गई और सास के कान से मोबाइल लेकर बिस्तर पर फेंक दिया। ये देखकर तो सास गुस्से से आग बबूला हो गई, कहने लगी, ये तूने क्यों किया? मेरा मोबाइल क्यों छीना? मैं तुम्हारी असलियत अभी के अभी अपने बेटे को बताऊंगी और तुझे उसे तलाक दिलवा दूंगी। अरे तुझ जैसी बदचलन लड़की को तो मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रखूंगी, सारे गांव में हमारी नाक कटवा कर रख देगी। इतना कहकर सास उस पर दोबारा हाथ उठाती कि इससे पहले ही वर्षा ने अपनी सास का मुंह दबा दिया। उसने अपनी सास का मुंह दबोच कर उन्हें दीवार से लगा दिया था और बड़ी बदतमीजी से कहने लगी कि बुढ़िया, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, वरना तेरा वो हाल करूंगी कि अपना चेहरा भी पहचान नहीं पाएगी। आइंदा तेरे बेटे से बात करना बंद। मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूंगी। अरे तुम लोगों ने तो धोखे से मेरी शादी करवाई है। तेरा वो काला कलूटा बेटा जिसको देखकर ही मेरा जी मतलाने लगता है, अरे उसके साथ कौन अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा। अपनी बहू की इतनी दिलेरी देखकर तो वो वहीं बैठकर रोने लगी थी। अगले ही दिन दोबारा एक लड़का वर्षा से मिलने आया। वर्षा तैयार बैठी थी। सास ने जब ये बेशर्मी देखी तो उन दोनों को गालियां देकर अपने घर से निकालने लगी, कहने लगी कि मैं अभी जाकर आस पड़ोस से बताती हूँ कि इस बदचलन औरत को मिलकर मेरे घर से निकाले। इससे पहले कि सास कोई हंगामा मचाती, वर्षा ने अपनी सास को चुटिया से पकड़कर अपने कमरे में गिराया था। वो लड़का कहने लगा कि बड़ी शेरनी बनती फिर रही है। अरे तुझे डर नहीं लगता? क्यों हम दो प्यार करने वालों के बीच में हड्डी बन रही है?
वर्षा को कुछ ये डर था कि अगर कहीं इन दिनों मिहिर वापस आ गया तो सास मेरा भांडा ही न फोड़ दें। उसने उस लड़के से सलाह की और फिर ऐसा खेल खेला कि बेचारी सास की तो आत्मा कांप चुकी थी। उसने चूल्हे में जलती हुई आग से कोयले उठाए और सास को बेड से बांध दिया। वो लड़का सास के हाथ और चेहरे को पकड़े हुए था। अगले ही पल कोयले उठाकर सबसे पहले तो वर्षा ने सास के मुंह में रखकर उनके मुंह पर दुपट्टा बांधकर बंद कर दिया और इधर वो चीखती चिल्लाती रहीं, तड़पती रहीं और फिर और कोयले उठाकर उनकी आंखों पर भी रख दिए। सास की चीखें गूंज उठी थीं, मगर मुंह पर दुपट्टा होने की वजह से वो उनकी हलक में ही दबकर रह गईं। मारे दर्द की वो वहीं गिर चुकी थी। 2 घंटे हो चुके थे, वो बेहोश थीं। वर्षा को डर भी लगने लगा कि कहीं बुढ़िया मर तो नहीं गई, मगर उसके मुंह से जब दुपट्टा हटाया गया तो वो जिंदा थीं। जले हुए कोयले उनके मुंह से निकालकर फेंक दिए। उनकी सांसें चल रही थीं। जब उन्हें होश आया तो ना ही वो आंखों से देख पा रही थी और ना ही मुंह से बोल पा रही थी। वो तो बिल्कुल अंधी और गूंगी हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद मिहिर का फोन आया। वर्षा फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि माँ का एक्सीडेंट हो गया है। वो बाहर राशन लेने गई थी और कोई गाड़ी वाला उन्हें टक्कर मार गया। उनकी आंखें भी जा चुकी हैं और उनकी जबान भी कट चुकी है। ये सुनकर तो मिहिर तड़प उठा था, मगर उसे स्टोर से छुट्टी नहीं मिली थी। वैसे भी गांव से शहर का सफर 15 घंटे का था, जो कि लोकल बस से ही करना पड़ता था। सास को जब होश आया तो वो एक तरफ बैठी रोती रही। उनकी आंखों की ऊपरी खाल तो बिल्कुल ही जलकर खराब हो चुकी थी। इसके बाद तो वर्षा की अय्याशी और बढ़ गई थी। वो तो सारी सीमा फलांग चुकी थी। गांव के कई लड़के अक्सर दिन में कई बार उससे मिलने के लिए आते रहते और वो अपनी सास के सामने ही बेशर्मी दिखाती रहती। सास तो रोते हुए अपने कानों पर हाथ रख लेती। 2 दिन से वो भूखी प्यासी थी, दर्द से तड़प रही थी। उनकी आंख से अभी भी खून बह रहा था। जब 2 दिन बाद मिहिर घर आया तो सीधा अपनी माँ के पास गया था। वर्षा को अपने पति के आने की खबर थी, इसलिए उसने अपनी सास को नए कपड़े पहनाकर बिस्तर पर लेटा दिया था, क्योंकि ना ही वो बोल सकती थी और ना ही देख सकती थी। मिहिर अपनी माँ से लिपटकर दहाड़े मार मार कर रोने लगा कि माँ, आपके साथ ये सब कुछ कैसे हो गया। वर्षा पीछे खड़ी रो रही थी, मगर तभी सास ने कपकपाते हुए हाथ से मोबाइल अपने बेटे की तरफ बढ़ा दिया। बेटे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस मोबाइल का मैं क्या करूं, मगर जैसे ही माँ को हड़बड़ाते हुए देखा तो फौरन मोबाइल को चेक करने लगा। ये उसकी माँ का मोबाइल था, जो कि उनके लिए मिहिर ने लाकर दिया था। तभी उस मोबाइल में कुछ रिकॉर्डिंग नजर आई। जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग खोली और जो आवाज़ और बातें उसे सुनाई दी, उसके तो कदमों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। ये तो माँ ने अपने इस मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी, वर्षा और गैर मर्दों की बातें, जिससे साफ जाहिर था कि वो कितनी बदचलन लड़की है। वर्षा के तो होशो हवास उड़ चुके थे। उसे समझ न आया कि क्या बहाना करे। वो कहने लगी कि ये झूठ है, मगर मिहिर ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगा, तो ये सब कुछ किया है? क्या तुमने सच में मेरे जाने के बाद ऐसी बेशर्मी की है? तो फिर मिहिर के दिमाग में घंटियां सी बजने लगी। उसने एकदम ही ठंडे दिमाग से अपनी माँ को देखा। माँ की आंखें और फिर माँ की जुबान देखी तो साफ जाहिर था कि माँ की जुबान पर छाले थे और अभी भी जुबान में कालिक मौजूद थी। साफ जाहिर था कि यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि खुद जलाया गया था। उसने वर्षा को मारना शुरू कर दिया। जब उसके इसके बारे में पूछा तो वो रोते हुए सच उगलने लगी। मिहिर ने फौरन तलाक के पेपर्स बनवाए और वर्षा को तलाक देकर घर से निकाल दिया। वो वहां से सीधा अपने आशिक के पास गई कि चलो अब हम शादी कर लेते हैं, वैसे भी तुम मुझसे प्यार करते थे। मगर उस लड़के ने तो फौरन पल्ला झाड़ लिया। कहने लगा कि ना बाबा ना, हमारा काम तो बस तुम जैसी हसीनाओं के साथ वक्त गुजारना है और अपना मतलब पूरा करना है। तुम जैसी को अपने घर की इज्जत बनाता ही कौन है। उस लड़के से इतनी बेइज्जती और जिल्लत सहने के बाद वो रोती धोती अपने मायके पहुंची थी। चाची ने जब ये देखा तो परेशान हो गई। जब वर्षा ने ये बताया तो उसके दोनों चचा के बेटे उसे धक्का देकर निकालने लगे कि वहां पर भी जरूर तुमने ऐसी ही बदचलनी की होगी। अब जाओ अपने आशिकों के पास, जिनके लिए तुमने अपना घर बर्बाद कर दिया। वर्षा को वहां भी रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली थी। उसके जितने भी आशिक थे सभी ने उसे अपनाने से मना कर दिया था और वह सड़कों पर भटकने पर मजबूर हो चुकी थी। सिवाय पछतावे के अब कुछ भी नहीं रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।